नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात शहर शहर हंगामे की, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों विदेशी छात्रों ने कोरोना काल में आउट पासिंग की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं कल बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कांग्रेस पार्षद और गार्ड के बीच कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गार्ड और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। वहीं घटनाक्रम के बाद पीबीएम अस्पताल में कार्यरत सभी गार्डों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें। चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों विदेशी छात्रों ने आउट पासिंग की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। दरअसल कोरोना के दौरान शुरुआती लॉकडाउन से ही नाइजीरिया, भूटान, सूडान, यमन, जिम्बाब्वे सहित कई देशों के 400 छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में बने हॉस्टल में रह रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी स्टाफ और फैकल्टी की आवाजाही को देखते हुए विदेशी छात्रों ने भी आउट पासिंग की मांग की और हंगामा किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत करवाया। नहीं है, बच्चों में कई बार छोटी मोटी ये अनरेस्ट होती रहती है। मेन मुद्दा इनका ये है कि हमें बाहर अलाउ किया जाए। अभी जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं कोविड के प्रिकॉशंस के तहत, जहां पूरा देश, जहां पूरा वर्ल्ड में प्रिकॉशंस किए जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इनकी हिफाजत के लिए इनको सभी चीजें अंदर मुहैया करवाई हुई हैं। और अब बात बीकानेर की, जहां पीबीएम अस्पताल में कांग्रेस पार्षद और गार्ड के बीच कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गार्ड और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। घटनाक्रम के बाद पीबीएम अस्पताल में कार्यरत सभी गार्डों ने अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया। कार्य बहिष्कार होने के कारण पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराने लगी। आज दूसरे दिन भी कोई भी गार्ड काम पर नहीं लौटा। सभी गार्ड्स ने मिलकर पीबीएम अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान गार्ड ने अस्पताल परिसर की लॉन में बैठकर धरना दिया और अस्पताल प्रशासन और कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर की ये तस्वीरें हैं। पीबीएम अस्पताल में कांग्रेस पार्षद और गार्ड के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद गार्डों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, प्रदर्शन किया अस्पताल के बाहर। और आज दूसरे दिन भी कोई गार्ड काम पर नहीं लौटा है। गार्ड ने अस्पताल परिसर के लॉन में बैठकर धरना दिया, अस्पताल प्रशासन और कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी की। पीबीएम अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। पीबीएम अस्पताल के लॉन की तस्वीरें हैं, जहां गार्ड्स की कहासुनी हुई और इसके बाद धरना प्रदर्शन। इसलिए बैठे हैं कि कल यहाँ ये पार्षद वगैरह जो आए थे, इनके जो है ना हमारे को जो गवर्नमेंट का आदेश है उस मुताबिक हमारे जवान ने रोकने की कोशिश करी तो उसके साथ धक्का भी करके अंदर वो अंदर घुस गए, जाके सुप्रीटेंडेंट के और वहाँ पर टेबल पर और सुप्रीटेंडेंट के गिरबान में हाथ डालने की उन्होंने कोशिश करी। वहाँ पर जो है ज़बरदस्ती कर रहे थे ये, और इस हिसाब से आज अभी जो हमने सीओ आया था, सीओ को हमने बता दिया है। वो कह रहे थे कि आपने एफआईआर करा दी है और आप ड्यूटी पर चढ़ो। हमने उनको बता दिया जब तक जो है ये गिरफ्तार नहीं होंगे 4 आदमी, तब तक हम ड्यूटी पर नहीं चढ़ेंगे। और 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आज की प्रदर्शन करते हुए गार्ड्स कांग्रेस पार्षदों से कहासुनी हुई और उसके बाद प्रदर्शन, और दूसरी तस्वीर कल की तस्वीर जब इनका पार्षदों के साथ धक्का मुक्की हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद इन्होंने विरोध स्वरूप अस्पताल के लॉन में बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज दूसरा दिन और दूसरे दिन भी कोई गार्ड काम पर नहीं लौटा है। और अब बात विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की। एसीबी आरोपी संजय जैन से पूछताछ कर रही है।
मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। एसीबी एएसपी आलोक शर्मा संजय जैन से पूछताछ कर रहे हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, एसीबी की पूछताछ लगातार जारी, वॉइस सैंपल देने से भी संजय जैन ने मना कर दिया था। पूछताछ में क्या कुछ खुलासे की संभावना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि संजय जैन को पहले एसओजी ने गिरफ्तार किया था और एसओजी के बाद जब कोर्ट ने इसे मामले को एसीबी में ट्रांसफर कर दिया है, तब अब एसीबी जो है वो आरोपी संजय जैन से इस वक्त पूछताछ कर रही है। एसीबी के एसपी आलोक शर्मा और उनकी टीम फिलहाल पूछताछ जो है वो कर रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोपहर बाद ये तय हो सकेगा कि अब किस प्रकार से कोर्ट में जाना है एसीबी को। तो इस अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है और दोपहर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूछताछ में एसीबी को कितनी चीजें जो है वो स्पष्ट हुई हैं, क्योंकि जिस प्रकार का मामला है, फोन कॉल से जुड़ा मामला था, करप्शन से जुड़ा मामला था, विराट को प्रलोभन दिए जाने का मामला था, तो उसमें क्या कुछ जानकारियां एसीबी जो है वो हासिल कर पाई है संजय जैन से। तो उन तमाम चीजों को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश हेमन जो है वो लगातार मॉनिटरिंग भी इस मामले में कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि दोपहर बाद जो है वो एसीबी का रुख स्पष्ट होगा कि आगे उसे किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर बाद साफ होगा कि एसीबी किस तरफ अपना कदम बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल आरोपी संजय जैन से पूछताछ एसीबी कर रही है। एसीबी के एएसपी आलोक शर्मा संजय जैन से पूछताछ कर रहे हैं। और बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामले पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। दोपहर 2 बजे अब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ फैसला सुनाएगी। आज की बहस के अनुसार कोर्ट नोटिस तामील कराने के तरीके और एकल पीठ को स्टे एप्लीकेशन जल्द निस्तारित करने का आदेश दे सकती है। बता दें कि इस वक्त कांग्रेस में शामिल सभी 6 बीएसपी विधायक जैसलमेर बाड़ेबंदी में मौजूद हैं। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, सुनवाई पूरी हो चुकी है, बहस पूरी हो चुकी है हाईकोर्ट में और 2 बजे यानी 1 घंटे बाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। ये तमाम वकीलों ने भी जब सुनवाई हुई, बहस हुई हाईकोर्ट में, उसके बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। 2 बजे यानी 1 घंटे बाद फैसला हाईकोर्ट सुनाएगा। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ये फैसला सुनाने वाली है। आज की बहस के अनुसार कोर्ट नोटिस तामील कराने के तरीके और एकल पीठ को स्टे एप्लीकेशन जल्द निस्तारित करने का आदेश दे सकती है। 2 बजे फैसला आ सकता है। इस अहम मामले पर मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका पर सुनवाई हुई। फैसला 2 बजे। बहस पूरी होने के बाद वकीलों से बात की संवाददाता सचिन शर्मा ने। कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर दायर अपील पर आज दोपहर 2 बजे मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ फैसला सुनाएगी। इसे लेकर बसपा के अधिवक्ता हमारे साथ है, जिन्होंने आर्ग्यू किया, जो बसपा की ओर से पेश हुए थे। सर, किस तरह के आर्गुमेंट आज बसपा की ओर से रहे? बसपा की ओर से तो आर्गुमेंट और बसपा का जो स्टैंड है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एक ही रहा है कि जो मर्जर का आदेश है उसको स्थगित किया जाए जब तक कि वो निरस्त नहीं किया जाता। यही लर्नेड सिंगल जज के समक्ष हमारी बहस थी और क्योंकि हमने पूर्ण रूप से हमारी बहस नहीं मानी, इसलिए हम डिवीजन बेंच में गए। डिवीजन बेंच में हमारी बात को मानते हुए कल नोटिस दिए थे स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब की तरफ से आज कपिल सिब्बल साहब हाजिर हुए बीसी से और दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना। सुनने के बाद फैसला 2 बजे देने के लिए बुलाया है वापस हमें। 2 बजे हम फिर हाजिर होंगे। 2 बजे क्या आदेश पारित करती है कोर्ट, ये 2 बजे पता चलेगा। हाँ, उनकी तरफ से ये आपत्ति थी, लेकिन उसके विपरीत हमने लॉ भी पेश किया था। 81 सुप्रीम कोर्ट पेश की थी, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के राइट अफेक्ट हो रहे हों और राइट अगर डिसाइड नहीं किए गए हों तो वो ऑर्डर भी चैलेंज किया जा सकता है।
नोटिस तामील होने की बात हमारे अधिवक्ता माननीय सतीश मिश्रा जी ने बोला था कि नेचुरल जस्टिस का अवहेलना वायलेशन हो रहा है कि जब तक किसी दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाएगा तब तक सही मायने में किसी भी मामले में सही निष्पक्ष राय नहीं, लीगल राय नहीं निकाली जा सकती। तो जब तक नोटिस सर्व नहीं होंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दूसरा पक्षकार है, ये नोटिस जानबूझ के हमसे नहीं ले रहे हैं। हम इनके घर पे भी गए, इनके विधानसभा क्षेत्रों में भी गए, क्योंकि इसका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश की चेष्टा की जा रही है न्यायालय की मार्फत। तो हमने इस बात का चैलेंज उनको ये बोला है कि माननीय जब तक नोटिस तामील नहीं होंगे तब तक सही मायने में निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विधायक वाड़ेबंदी में हम मजबूर हैं और उनके पास शासन प्रशासन सबकी सत्ता है, आप जानते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि नोटिसों को किसी भी मोड से, चूंकि हमने अलग जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का पेश किया है जिसमें कि नोटिस की तामील ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकती है। माननीय न्यायालय ने भी बताया और पेटिशनर को माननीय न्यायालय ने ही ऑप्शन दिया अपीलांट को भी, और ये बोला कि अगर हम इस अपील का निस्तारण इस तरह से कर दे, अगर आपके 6 बसपा के जो विधायक हैं उनकी सर्विस हो जाए तो आप इससे सेटिस्फाई होंगे। तो जिसपे हरीश साल्वे जी और सत्यपाल जी दोनों ही अग्री भी कर गए माननीय न्यायालय के समक्ष। अब खाली माननीय न्यायालय को यही डिसाइड करना है कि किस मोड से सर्विस होगी, बिकॉज ऑनरेबल कोर्ट हैज अंडरस्टैंड the anxiety of the appellants that as to why they have come before the honorable division bench of this court. So looking to the circumstances, honorable court is going to dispose of the appeal preferred by the appellants at 2 PM. पर्सन गणेश सैनी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए, सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं हाईकोर्ट के बाहर से और तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 मिनट का और वक्त रह गया है। सचिन, 2 बजे फैसला हाईकोर्ट सुना देगी। क्या अब तक रहा बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान, और 2 बजे अब सुनवाई होगी? सचिन, फैसला सुनाएगी कोर्ट। बिल्कुल देखिए, जो आज सुनवाई हुई है या जो आज तकरीबन 35 मिनट के लिए जो बहस हुई है, उस बहस के दौरान जिस तरह से जो तथ्य निकल के सामने है, उससे देखिए 2 चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तो ये कि विलय के फैसले को स्टे देने का कोई मूड राजस्थान हाईकोर्ट का नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कल भी हाईकोर्ट ने बात कही थी कि हम एक्स पार्टी स्टे नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर आज की बात करें तो आज भी जो बहस हुई, उस बहस में बार बार कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, और कपिल सिब्बल ने भी बात कही कि नोटिस के स्तर पर अपील करना, अपील मेंटेनेबल नहीं मानी जा सकती, अपील जो है मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि सिंगल बेंच फैसले को तय कर दे। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने बहस के दौरान ये भी कहा कि सिंगल बेंच जो है वो फैसले को तय कर दे, कि वो जल्द से जल्द सुनवाई कर दे। कोर्ट ने कहा हम सिंगल बेंच को कह देते हैं कि वो आपके फैसले को तय कर दे कि स्टे एप्लीकेशन को। तो ये बात तो साफ है कि जिस विलय को लेकर लड़ाई चल रही है, उस विलय को लेकर इस बेंच से तो कोई उम्मीद जो है बसपा और मदन दिलावर को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कई टेक्निकल फ्लो इसके अंदर फंसे हुए हैं। जैसे कि सिंगल बेंच ने अभी स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड ही नहीं किया है और आप जो है अपील लेकर आगे। राजस्थान हाईकोर्ट का जो 134 रूल्स है राजस्थान हाईकोर्ट के, वो ये कहते हैं कि नोटिस के स्तर पर अपील नहीं सुनी जा सकती। हालांकि बसपा और मदन दिलावर की ओर से कहा गया कि 1981 के सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ कर चुका है कि अगर किसी पार्टी का, किसी पक्षकार का हित प्रभावित हो रहा है तो नोटिस के स्तर पर भी अपील की जा सकती है, लेकिन कोर्ट साफ कर चुका है। अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात और है जिसमें फैसला आ सकता है, वो ये है कि नोटिस तामील कैसे हो। क्योंकि देखिए, स्पीकर को नोटिस मंशा से दिए गए थे कि शायद विधानसभा सचिवालय के जरिए नोटिस शामिल करवा लिए जाए, लेकिन स्पीकर के वकीलों ने कह दिया कि जो विधानसभा सचिवालय है वो कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, विधानसभा सचिवालय को पोस्ट ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने हवाला दिया सन 1958 का जो भारत सरकार का एक आदेश है, उस आदेश का उन्होंने हवाला दिया कि प्रशासनिक आदेश है कि विधानसभा सचिवालय को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही क्रिमिनल और ना ही सिविल जो नोटिस हैं वो इसके आधार पर तामील कराए जा सकते हैं। तो कोर्ट ने बात को माना कि इस वर्तमान परिस्थितियों में जो नोटिस तामील कराना है वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखिए 2 बिंदुओं पर फैसला आएगा। पहला कि नोटिस कैसे तामील करवाई जाए, पहली चीज। दूसरा फैसला आने की उम्मीद यह है कि सिंगल बेंच को राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच आदेश दे सकती है कि वो 11 अगस्त तक स्टे जो एप्लीकेशन है उस पर अपना फैसला दे दे। जो भी उसका फैसला हो सुनकर वो स्टे एप्लीकेशन पर उसको तय कर दे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी मांग इनकी यही है कि साहब हमें स्टे दिया जाए या स्टे एप्लीकेशन को तय किया जाए, जिससे कि हम आगे अपील कर सके। इन्होंने बिना स्टे एप्लीकेशन तय किए अपील कर दी, उस पर जो दूसरा पक्ष है उसने विरोध जता दिया, और खुद जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने कल पूछा था कि आप अपील में कैसे आ गए यहाँ पर। आज स्पीकर की ओर से कहा गया कि जो विधानसभा जो माफ कीजिए राजस्थान हाईकोर्ट के रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से अपील पर सुनवाई नहीं हो सकती। राजस्थान हाईकोर्ट में पहला मौका है कि नोटिस जारी होने के बाद अपील में चले जाते हैं। तो ये मामला जो है वो वापस सिंगल बेंच के पाले में जाएगा।
और इन दो बिंदुओं पर आज की बहस का जो सारांश है वो यही कहता है कि इन दो बिंदुओं के आधार पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है कि नोटिस को तामील कैसे कराया जाए, उसका तरीका क्या हो। और दूसरा, सिंगल बेंच को कहा जा सकता है कि वो 11 अगस्त तक या उससे पहले स्टे एप्लीकेशन को तय कर दे, उस पर अगर कोई फैसला देना है तो उसको तय कर दे, और उसके बाद अगर कोई भी पक्ष अगर उस फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो डिवीजन बेंच में अपील कर सकता है। ये एक प्रक्रिया राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच आज तय कर सकती है। जहां तक विलय को अवैध ठहराने का मामला है या विलय को ही रद्द करने का मामला है, उसको लेकर फैसला आने की उम्मीदें जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ना के बराबर हैं सभी पक्षों के वकीलों का। और जो बहस हुई है पूरे आज 35 मिनट के आसपास की जो बहस हुई है, उस बहस में यही साफ उपाय है कि विलय के रद्द करने या विलय को चुनौती देने वाली किसी भी मांग को जो है उस पर कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा। जी ठीक है, लेकिन सचिन थोड़ा टेक्निकली बताइए, क्या नोटिस तामील करवाना इतना मुश्किल है? बिल्कुल, देखिए ये बात खुद कोर्ट ने आज मानी है मौखिक रूप से। जब कोर्ट में कहा गया कि साहब वर्तमान परिस्थितियों में नोटिस तामील नहीं करवा चाहे पा रहे, तो कोर्ट ने खुद ने माना कि ये बात सही है। देखिए नोटिस तामील की एक प्रक्रिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से जो नोटिस जाते हैं या तो उन्हें पार्टी खुद तामील करवा दे, यानी बसपा और मदन दिलावर खुद बाय हैंड नोटिस लेके जाए, जैसे कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय को तामील करवाए, या फिर जो कुनंदा जो होता है जिसको तामील कुनंदा कहते हैं, वो जिलों में नोटिस जाते हैं। जिस जिले में विधायक रहते हैं, जिस जिले में पार्टी रहती है, उस जिले के न्यायालय में वो जाते हैं और वहां से तामील कुनंदा जो है उन नोटिसों को तामील करवाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कोरोना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुका है कि भाई ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए नोटिस तामील करवाए जा सकते हैं। कई मामलों के अंदर विभिन्न हाईकोर्ट ये कह चुकी है कि अगर व्हाट्सएप में ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो नोटिस तामील माना जाएगा। तो लेकिन फिर भी कोर्ट मान रही है कि नोटिस तामील कराना मुश्किल है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये तय कर देंगे जब विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया, यानी विधानसभा स्पीकर की ओर से कहा गया। ठीक है सचिन, नजर आप बनाए रखिए, आपके पास फिर से मैं लौटूंगा। 2 बजे फैसला सुनाने वाली है राजस्थान हाईकोर्ट। विलय के मामले को चुनौती दी गई थी बसपा विधायकों के, और अब इस पर फैसला 2 बजे आने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसलमेर में सियासी बाड़ेबंदी चल रही है। बाड़ेबंदी से घूमने के लिए कुछ विधायक निकले हैं। मंत्री शांति धारीवाल पटवा हवेली पहुंचे हैं। विधायक संयम लोढ़ा, रोहित बोहरा, मेवाराम जैन भी उनके साथ। जैसलमेर की पटवा हवेली का इन्होंने भ्रमण किया। मरुधरा की मौजूदा सियासी संग्राम पर क्या कहा मंत्री सालेह मोहम्मद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। विधायकों का जैसलमेर में बाड़ेबंदी जारी है, आज 7वां दिन है। इस बीच सबकी निगाहें अब विधानसभा सत्र को लेकर के भी टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर सरकार विश्वास मत से गुजर सकती है। फ्लोर टेस्ट के जरिए सीएम भी दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कर चुके हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री सालेह मोहम्मद मौजूद हैं। मंत्री जी, अल्टीमेटली बात कही जा रही है कि यहाँ जो बाड़ेबंदी है उसका मकसद यही है कि बीजेपी से बचाना। क्या विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर आप आश्वस्त हैं? पूरी तरह नंबर गेम है आपके पास? देखो, सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ कि जो आपने भी कहा बाड़ेबंदी या कोई अंदर रहना कोई व्यक्ति नहीं चाहता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो वो व्यक्ति हैं जो जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट के दौरे पे जाते हैं तो हमेशा वो होटल छोटी हो चाहे बड़ी हो या 5 स्टार तो कभी गए नहीं, सर्किट हाउस के अलावा वो कभी होटल में रहना पसंद नहीं करते। पर अभी जो पॉलिटिकल में मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जिस प्रकार के हालात हुए, जिस प्रकार से मैं समझता हूँ आज तक किसी ने ये नहीं समझा होगा, इस तरह की भी कुछ लोग हैं जो षड्यंत्र रचते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो चीजें हैं राजस्थान में पहली बार हो रही हैं। आज कुछ विपक्ष जो बीजेपी के लोग हैं उनकी वजह से हमारे साथियों को यहाँ रहना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ राजस्थान में पहली बार हुई है और हम तो इस चीजों का विरोध करते हैं हमेशा। आपको क्या लगता है फ्लोर टेस्ट से गुजरेंगे आप? वहीं कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा ने कहा कि 19 बागियों को लौटकर वापस आना चाहिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बाड़ेबंदी के बीच कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा की तबीयत खराब हो गई। हालांकि सियासी तबीयत कैसी है हम उनसे खुद से बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत जी, तबीयत खराब हो गई थी और हॉस्पिटल भी आप जाके आए हैं, सियासी तबीयत के क्या हालचाल हैं अभी? ये पहले तो मेरी शक्ल देख लीजिए, मैं तबीयत मेरी खराब नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी तो थोड़ा सा मसल पुल हो गई थी, तो उसको देख के भी मैंने प्रिकॉशन वाइज सोनोग्राफी कराई, उसमें बटन नेल है। रही बात पॉलिटिकल सियासती की, अभी तो टाइम है, अब देखिए 14 आने में टाइम है। बीजेपी वाले कहीं और चीज़ें करेंगे, पैतरे फेंकेंगे। मुझे आप ये बताइए कि ये लोग बीजेपी के संपर्क में ना होते तो हरियाणा में क्यों जाते, ये गुजरात में क्यों जाते हैं?
छोड़ देते, झारखंड में छोड़ देते उनको। तो वो वाली चीज़ है कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई है, गन पॉइंट पे कोई ना कोई काम करवा रहा है इनके। तो ये टर्माइल है। और मगर जो हम लोग हैं, हम सब लोग फोकस्ड हैं, सबको पता है और हम सब साथ में हैं। अब थोड़ा बहुत न्यूसेंस क्रिएट करेंगे धीरे धीरे कि इसमें ये बसपा का लेके बोलेंगे कि भाई ये अब आप देखिए, वो पूरे के पूरे जब लोग स्विच ऑन कर जाते हैं तो पार्टी का वो महत्व नहीं रहता। अब मायावती जी से डरा के इन्फोसेट करा के उनसे कलवा रहे हैं। मुझे बताइए, सतीश शर्मा जी जो चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, उनके ITR भरते हैं वो? मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होंगे, मगर क्यों आएंगे? उनसे करवाया जा रहा है ये सब चीज़ें, किसी न किसी बीजेपी वालों से करवाई जा रही है। प्रशांत जी आपके चलिए, गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, जैसलमेर में हैं गोवर्धन, और विधायक कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा से उन्होंने बात की थी, वो भी हम दिखा रहे थे। गोवर्धन, स्वागत करने के लिए तो कांग्रेस अब भी तैयार है विधायकों का, बागी विधायकों का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई बार कांग्रेस के बड़े नेता भी कह चुके हैं कि बागी विधायक हैं वो अगर लौटते हैं, शर्त ये रखी गई है कि अगर वो माफी मांग लेते हैं और हाईकमान अगर उन्हें माफ कर देती है तो वो यहाँ पार्टी में उनको लौट जाना चाहिए। हालांकि सीएम भी कह चुके हैं, रणदीप सुरजेवाला परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी कह चुके हैं शर्त ये है कि हाईकमान उनको माफ कर देती है और वो बीजेपी की मेहमानबाजी छोड़ने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा बागियों का रुख क्या रहता है, क्योंकि चीजें जिस गति से और जिस दिशा में आगे बढ़ गई हैं, उस हालात में कहा कुछ भी नहीं जा सकता कि बागियों का आगे का रुख क्या रहता है, क्योंकि जिस स्तर पर बगावत पहुंच गई है 19 नेताओं की, उसमें अभी पूर्वानुमान लगाना और या वापसी के रास्ते लगभग हम कहें कि बंद होने जैसी सिचुएशन है। फिर भी राजनीति में गुंजाइश बची रहती है हमेशा, और इसी बची हुई गुंजाइश के सहारे ये जो बयानबाजी है, ये जो मान मनोबल का दौर है, ये चल रहा है। ये अलग बात है कि ग्राउंड पर अगर एक्चुअल आमने सामने उन बागियों से जब तक बात नहीं हो जाती शीर्ष नेतृत्व की, तब तक इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई जो समझाइश और समझौते का रास्ता है वो कोई बचता है। अभी केवल ये कयास और बयानबाजी तक मामला सीमित है। किसी की भी उन बागियों से बैठ करके किसी सीनियर नेता की आमने सामने बातचीत नहीं हुई है। फिर भी जो पहले एक कयास लगाए जा रहे थे कि पूरी तरह दरवाजे बंद हो चुके हैं, कांग्रेस ने अभी भी पूरी तरह बागियों के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। एक बात जरूर है कि जो विधायक दल की बैठक होनी है 13 या 14 तारीख को, उस बैठक में से पहले भाग लेने के लिए व्हिप जारी किया जाएगा। और व्हिप जारी होने का मतलब यह है कि अगर बागी विधायक उसमें भाग नहीं लेते हैं तो व्हिप के उल्लंघन पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पार्टी स्वतंत्र होगी, क्योंकि वो बैठक जो है वो विधानसभा के परिसर में होगी और उसमें व्हिप लागू होगा। ये एक पहला स्टेप आएगा। इसके बाद भी अगर सदन में मत विभाजन की स्थिति आएगी, उस समय भी वो वोटिंग के लिए अगर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप जाती है। तो अब देखना होगा कि बागी विधायक क्या विधायक दल की बैठक में आते हैं या नहीं आते हैं, विधानसभा सत्र अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो बागी विधायकों को लौटकर वापस आ जाना चाहिए पार्टी में, प्रशांत बैरवा कांग्रेस विधायक की बात कह रहे थे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कोटा से। कोटा के ईओ पंकज मंगल को एसीबी ने ट्रैप किया। कार्रवाई के दौरान 2000 के 13 नोट भी जलाए। एसीबी टीम ने जले हुए नोट भी जब्त कर लिए। पंकज मंगल ने 2000 के 13 नोट जला दिए थे, जिसके बाद जले हुए नोट भी एसीबी ने जब्त किए। कुछ देर में तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ईओ को गिरफ्तार किया गया था। देर रात रामगंज मंडी में कोटा एसीबी ने ये कार्रवाई की थी। ये तस्वीरें देखिए, पंकज मंगल को एसीबी ने ट्रैप किया और अब इस मामले में अपडेट भी आई है। कार्रवाई जब की गई थी ये, उस दौरान पंकज मंगल ने 2000 के 13 नोट जला दिए थे। एसीबी की टीम ने जले हुए नोट भी जब्त कर लिए और अब एसीबी पूछताछ कोर्ट में पेश करेगी। तीनों आरोपियों को थोड़ी देर बाद 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ईओ पंकज मंगल को गिरफ्तार किया था। परिवादी को पहले 5 बजे नगर पालिका में बुलाया, फिर वहाँ मिले नहीं, उसके बाद 9 बजे बुलाया, फिर 9 बजे नहीं मिले और उसके बाद में तकरीबन 10:30 बजे उसको मिले और उसके बाद में
फिर काफ़ी देर तक उसके वार्ता करी, उसके साथ रहे और फिर तकरीबन 12 बजे उससे लेकर के अपने घर में घुस गए। जब ये घर में घुस रहे थे तब एसीबी टीम ने इनको अप्रोच किया, तो जो बाहर की खिड़की थी इनकी वो बंद कर ही रहे थे, तब तक एसीबी ने अप्रोच कर लिया, तो उसको पूरा ढंग से कुंडी नहीं लगा पाए। फिर वो जैसे एसीबी ने अप्रोच किया तो वहां से भाग करके ये अपने जो आवास है उसके मेन दरवाजे से अंदर घुस गए और उसकी कुंडी लगा ली। काफी देर तक उनको आवाजें दी, एसीबी का परिचय दिया और उनको गेट खोलने के लिए समझाइश की, लेकिन उन्होंने गेट भी नहीं खोला। फिर अंदर से कागज जलने की बदबू आनी शुरू हो गई थी, खिड़की के अंदर से दिख भी रहा था, बदबू भी आ रही थी। फिर गेट तोड़ करके अंदर घुसे, क्योंकि फिर कागज जलने की बदबू से ऐसी युक्त आशंका हो गई थी कि रिश्वत राशि को जला देंगे। रिश्वतखोरों पर बड़ा प्रहार, नगर पालिका ईओ गिरफ्तार, सारी होशियारी हुई फेल, घूसखोरों पर एसीबी की नकेल। दिन में रिश्वत लेकर रात में चैन की नींद सोने वाले खबरदार हो जाएं, क्योंकि घूसखोरों के खिलाफ एसीबी पूरी तरह मुस्तैद हो चुकी है। रात की रेड इसी बात पर मुहर भी लगाती है। एसीबी कोटा देहात की टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगंज मंडी नगर पालिका ईओ पंकज मंगल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। मंगल के साथ ही एसीबी ने पालिका अध्यक्ष हेमलता शर्मा के बेटे सौरभ को भी अरेस्ट किया है। एसीबी के मुताबिक फरियादी अखिलेश गर्ग ने 16 जुलाई को शिकायत दर्ज करवाई थी। पंकज ने निर्माण कार्य की स्वीकृति देने के बदले 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने पालिका अध्यक्ष के बेटे सौरभ को 1.5 लाख रुपए देकर स्वीकृति ले ली। बकाया पैसे देने के लिए पालिका ईओ मंगल ने अखिलेश पर दबाव बनाया और पैसे न मिलने तक निर्माण कार्य भी रुकवा दिया था। करप्ट अफसर का दबाव काम न आया। एसीबी ने सत्यापन कर देर रात 12 बजे सुविधा नगर के एक फ्लैट में रिश्वत लेते रंगे हाथ पंकज मंगल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पालिका अध्यक्ष के बेटे सौरभ और पंकज के एक दोस्त भवानी सिंह को भी अरेस्ट कर लिया। मतलब साफ है, आदत से बाज आओ या अंजाम के लिए तैयार रहो। अगर अपना ईमान बेचोगे तो एसीबी से नहीं बचोगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शाकिर, पूरा मामला क्या है, किस तरह से एसीबी ने ये कार्रवाई की? और अब खबर ये भी आ रही है कि इसने नोटों को जलाने की कोशिश की थी, नोटों को जला दिया था। एसीबी की टीम वहां पहुंची तो उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया था। जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि जो कार्रवाई थी उसमें शाम से ही एसीबी की टीम जुटी हुई थी। जिस तरह का इनपुट एसीबी को मिला था उसके बाद शाम 5 बजे से ही एसीबी की टीम वहां पर मुस्तैद थी रामगंज मंडी में। लेकिन जब 1 लाख रुपए उसको दिए गए, उसके बाद में जब वो एसीबी की टीम जैसे ही दाखिल होने लगी घर में तो उनका दरवाजा बंद मिला। और एसीबी ने जब बार बार उनको कहा कि एसीबी से आए हैं हम लोग, तो भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। और कुछ देर बाद जो है नोटों के जलने की बदबू जो है अंदर से आने लगी। उसके बाद एसीबी की टीम ने दरवाजा तोड़ा और उसके बाद जब टीम अंदर दाखिल हुई तो जो रिश्वतखोर जो ईओ है वो और उसका जो साथी है भवानी सिंह, ये दोनों मिलकर के उन नोटों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। पहले एक एक करके नोट जलाए जा रहे थे, तो इन्होंने कुछ नोट जला भी दिए थे। लेकिन फिर उन्होंने जब देखा एसीबी की टीम अंदर दाखिल हो गई है, घर में घुस गई है दरवाजा तोड़ के, तो इन्होंने पूरी गड्डी को जलाने की कोशिश की और एक मटके के अंदर उसको डाल दिया। लेकिन उसमें से कुछ नोट जो है वो बच गए, कुछ सिर्फ 26,000 रुपए जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें नगर पालिका की जो चेयरमैन है उसका बेटा सौरभ शर्मा भी जो है वो पूरी तरह से उसकी संलिप्तता पाई गई है। अभी कुछ देर पहले ही या एसीबी का जो स्पेशल यूनिट का ऑफिस है, यहाँ से जो है एसीबी की टीम लेकर तीनों आरोपी पंकज मंगल, भवानी सिंह और सौरभ शर्मा, इन तीनों को लेकर जो है अदालत के लिए रवाना हुई है। उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी एसीबी
या तो रिमांड ले सकती है, क्योंकि अभी कई सारी बिंदुओं पर पूछताछ भी उनको करनी बाकी है। जिस तरह का मामला ये था, भवन निर्माण को लेकर के स्वीकृति जो है अभिषेक गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने की थी, उससे 4 लाख रुपए की ये लगातार मांग कर रहे थे और 1.5 लाख रुपए वसूल भी लिए थे इन्होंने, और बाकी की जो राशि है उसके लिए दबाव बनाया जा रहा था। सौरभ जो है नगर पालिका चेयरमैन का बेटा जो है वो लगातार दबाव बना रहा था, और फिर 1 लाख रुपए उन्होंने, जब मामला बैठ गया, सौदा तय हो गया, तो 1 लाख रुपए उन्होंने कल रात को लिए, और इस दौरान ही एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तीनों को धर दबोचा। अब एसीबी की टीम ने, क्योंकि सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है आरोपियों के द्वारा, तो एक अलग से भी मामला दर्ज किया है, और टीम जो है कुछ देर पहले ही यहाँ से रवाना हुई है। एसीबी की तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एडिशनल एसपी जो है एसीबी की प्रेरणा शेखावत, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि कार्रवाई देर रात तक चलती रही। सुमित, करीब 2:30 से 3 बजे तक ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और 3 घंटे इस कार्रवाई में लगे, क्योंकि उन्होंने दरवाजा भी काफी देर में खोला। जिस तरह से जो टीम दबिश देने गई थी, जो कार्रवाई करने गई थी, उसने जो बताया कि काफी देर तक वो दरवाजे को खटखटाते रहे, उनसे बार बार कहते रहे, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, और इस दौरान ठीक है। शुक्रिया शाकिर, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शाकिर मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े। रिश्वतखोर अधिकार से है, अलवर में अवैध रूप से चल रहे डंपरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद सड़कों के किनारे खड़े कई डंपर अचानक गायब हो गए। इस बीच विभाग ने एक डंपर को जब्त किया, जिसका रोड टैक्स 1 साल से जमा नहीं है। परिवहन विभाग अब नौगांवा इलाके में चलने वाले डंपरों की सूची तैयार कर उनसे बकाया रोड टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू करेगा। वो मेरी कार्यवाही एक पोर्टल पे कंप्लेन है कि ओवरलोड डंपरों के लिए, जो कि अलावड़ा नौगांवा रोड जो है वहाँ उस रोड पे आलमपुर रोड है, आलमपुर रोड पे डंपर ओवरलोड चलते हैं, उसके बारे में शिकायत थी। तो उस शिकायत के तहत मैं आलमपुर रोड पे गई थी, पर मैं काफ़ी देर तक वहाँ रही। जिन्होंने शिकायत करते हैं वो भी उपस्थित थे, उसमें जमा नहीं है, तो उसकी जांच के लिए उसको रोका, लेकिन उसने रोका नहीं। तो जब रोका नहीं तो उसके पीछे हम काफ़ी दूर तक भागे। करौली में एडीएफ की टीम और महिला थाने की पुलिस ने नाबालिग से रेप मामले में 2 साल से फरार इनामी बदमाश को धर दबोचा है। सूचना मिलने पर एडीएफ की टीम ने बदमाश को तिघरिया गांव से गिरफ्तार किया है। एडीएफ टीम प्रभारी रामवीर सिंह के मुताबिक साल 2018 में मासलपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के मामले में बदन सिंह गुजर नाम का बदमाश फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बदन सिंह पुत्र सुगर सिंह, जाति गुजर, निवासी तिघरिया का पूरा वांछित मुकदमा नंबर 23/18 अंडर सेक्शन 366, 366A, 370, 376D, 120B, 4617 पॉक्सो एक्ट। करौली में सड़कों की बदहाली से लोग खासे परेशान हैं। शहर के मासलपुर गेट और मोक्षधाम इलाके की सड़कें तो पूरी तरह खस्ताहाल हो चुकी हैं, उसके ऊपर सड़कों पर गंदगी का अंबार, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गंदगी पर दिन भर आवारा जानवर भी मुंह मारते हैं। सकरे रास्ते में गंदगी पड़ी होने और घूमते आवारा जानवरों के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। लेकिन नगर परिषद तो मानो कान में तेल डालकर सो रहा है। नगर परिषद के इस रवैये के कारण लोगों में काफ़ी नाराजगी है। सर वहाँ पर रास्ता खराब है, नाली ने टूटी हुई है दोनों तरफ से, और इतना कीचड़ रहता है कि वहाँ आदमी निकल नहीं सकता है। शमशान का मुख्य रास्ता होने की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं, और उसकी तुरंत कार्रवाई करके और उसको सही करवाने की जरूरत है। मोक्षधाम के रास्ते में आने जाने वालों को बहुत, क्योंकि नंगे पैर आते हैं सर, वो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी मोक्षधाम पे शवयात्रा में आने वाले लोगों को होती है, और अन्य लोगों को तो होती है। रोज़ छोटे बच्चे, महिलाएं प्राय वहाँ पर फिसलते रहती हैं, चोटें होती रहती हैं, भैंस फिसलती रहती हैं। कोटा जिले के कनवास उपखंड क्षेत्र में प्रशासन का सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 730 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमियों के चंगुल से मुक्त करवाया जा चुका है। वहीं अभियान की कार्रवाई के डर से आज अतिक्रमियों ने धुलेट गांव में करीब 10 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया।
खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां नेशनल हाईवे 62 पर बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। फिलहाल सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। आपने मंदिर में कनक दंडवत लगाते हुए तो श्रद्धालुओं को देखा होगा, लेकिन ये कनक दंडवत आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही है। कनक दंडवत करती महिलाओं की ये तस्वीर दौसा के बांदीकुई की है। भावता गांव की महिलाएं आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कनक दंडवत करती उपखंड कार्यालय पहुंची और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने कहा कि पिछले 3-4 महीने से कुछ दबंग लोगों ने गांव के आम रास्ते पर कब्जा किया हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में 29 जून को ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने एडीएम साहब की दंडवत देते अरदास की है। हमारे 3 डालियों में रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। 40 साल से 3 डाली बची हुई है। हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हमारे बाल बच्चे वहीं रहते हैं घर पर, शिक्षा नहीं मिलती है, सामान अवरुद्ध हो रहा है बिल्कुल भी। 40 साल से डाली बची हुई है। डाली बोराड़ा, डाली जज्जर, डाली मुरलिया बढ़ाई, इन डालियों में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चा बच्ची खासा बढ़ाई को पानी पड़ती है, तो उनमें कहीं तो कार्रवाई करो। गाँव का नहीं सुनते, कोई सरपंच सुने, कोई प्रधान सुने, जब हमने आया तो दुखिया हुआ। बाड़मेर के मोतीसरा गांव के 50 मुस्लिम परिवारों के 250 लोगों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। इस मौके पर यज्ञ हवन का आयोजन कर जनेऊ पहनाया गया। हिंदू धर्म ग्रहण करने वाले लोगों ने इसे घर वापसी बताया है। उन्होंने कहा कि मुगल काल में उनके पुरखों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था, लेकिन अब हम फिर से बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म अपना रहे हैं। पहले हम आज से 15-20 साल से हम ये मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम हिंदू बनेंगे। बनते वो हमने कोशिश करते करते अभी एकदम हमने संकल्प ले लिया हिंदू का। ठीक है साहब, और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, मैं हमारे मन मर्जी से किया था। और आज़ादी जीने का हक है, तो हमने सोचा विचार किया हम फिर से अपना घर वापसी कर ले। हमारा धर्म जो असली है, क्योंकि हमारा देवता हिंदुओं का, हमारी रीति रिवाज हिंदुओं की, शादी शुदी जो भी होती हिंदू रिवाज रीति से होती है, कुछ उसमें तो वो तरंगे थी। तो प्रोग्राम तो मनती रो ऐसा मनती करान पाछा संकल्प ले रही हमारो पहले जो धर्म हिंदू रो वही धर्म पाछो अपना रही ले गए। और पहले कोई नौबत पड़ने में वो मुसलमानी धर्म में आया था, और पाछो हमारा इतिहास देख और उन जरिए में पाछो हमारा हिंदू धर्म अपना रही तन मन से। कजरी तीज का त्योहार पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बीकानेर में भी कजरी तीज को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। महिलाएं सुबह तैयार होकर पार्क में झूला झूलने के लिए पहुंची और 16 झूले झूलने के बाद ही पानी पिया। साथ ही एक दूसरे को कजरी तीज की शुभकामनाएं दी। पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से महिलाएं कजरी तीज का व्रत करती हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 11 दिन में एक बाघिन और बाघ की मौत के बाद हेड ऑफ फॉरेस्ट जीवी रेड्डी कोटा में कैंप किए हुए हैं। संवाददाता अर्जुन अरविंद ने की उनसे बातचीत। टाइगर रिजर्व ने 2 बाघों को खोया है और हेड ऑफ फॉरेस्ट जीवी रेड्डी सर कोटा में कैंप किए हुए हैं। सर 2 टाइगर खोए हैं सर। हाँ, ये वास्तव में काफ़ी दुखद है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को विगत 5-6 साल से काफ़ी मेहनत हुआ है, और पहले एक टाइगर को लाया गया, काफ़ी विवादास्पद बना, और उसको साफ करके सही करके दूसरा टाइगर को लाया, और कुदरती करिश्मा रहा, अपने आप एक MT3 आ गई थी, और उसके बाद एक और टाइग्रेस को वहाँ शिफ्ट किया गया। इस प्रकार 4 हुआ था,
और हमें बहुत खुशी लगा कि जब MT2 का बच्चे हुआ तो अब लगा कि अब पनप गए और आगे बढ़ जाएगा। ऐसा स्थिति में अचानक एक MT2 का मरना और उसके साथ जो बच्चा रहता है, एक और बच्चा शावक, क्योंकि कल पूरा दिन भर जैसा ही पता पड़ा MT2 का ये शव मिला है, तो हमने कोशिश किया है कि दोनों बच्चों को कम से कम इसको बचा ले। पूरा टीम्स ढूंढा था और कल मैं खुद और प्लस एक 80 से 101 लोग स्टाफ को लेके पूरा चारों ओर 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का हमने काफ़ी ढूंढा था। कल शाम तक नहीं मिला। अब कोशिश करते हैं कि एक बार लास्ट राउंड लगा लूँगा, और क्योंकि 3 दिन हो गया है, उसका डेथ हुआ है 31 तारीख को, आज 4 तारीख आ रहा है। छोटा सा बच्चा जो दूध पीता है, बहुत संभवतः कम है, फिर भी एक बार राउंड लगाते कोशिश करते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।